Hello, students of class 7. You will be A1. I hope so. So let us start today's class. No wasting of time because time is the most precious thing in the world. NCERT, CBSE, subject English, class 7, textbook name is An Alien Hand, lesson name is also An Alien Hand, and writer name is Jayant Narlikar. ये साइंस बेस्ड लेसन बहुत अच्छा लिखते हैं। आज एक साइंस बेस्ड लेसन ही है, एक तरह से हम दूसरे ग्रह पर चलेंगे। तो एलियन वर्ड जो होता है समवन, समथिंग और समवन दैट इज नॉट रिलेटेड टू आवर अर्थ, जो हमारी इस अर्थ पृथ्वी से संबंधित नहीं होता, सब एलियन होता है। ठीक है, तो एलियन जो दूसरे ग्रह से या कहीं दूसरी दुनिया के लोग होते हैं उनको एलियन कहा जाता है। ठीक है, बिफोर यू रीड, इसमें एक एलियन हैंड की बात हुई है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू हर्ड द वाइकिंग मिशन टू मार्स, क्या आपने वाइकिंग मार्स माने मंगल ग्रह के वाइकिंग मिशन के बारे में सुना है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस वाइकिंग मिशन टू मार्स वाज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट। अब नासा दुनिया का सबसे शक्तिशाली अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसने वाइकिंग नाम से 2 स्पेस मिशन भेजे थे, वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड ए लैंडर। और दोनों में ही एक ऑर्बिटर था घूमने वाला, एक लैंडर जो वहां जाके उतरता। The primary objectives were to obtain images and samples of the Martian surface and soil and search for any possible signs of life. बस इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या था वाइकिंग का? इसका था कि आप ये जाएगा मंगल ग्रह पर, वहाँ सॉइल और वहाँ के इमेजेस माने चित्र लेकर के आएगा और ये पता लगाया जाएगा कि वहाँ कैसी मिट्टी है, जीवन संभव है कि नहीं। ये सब इसका एम था, ऑब्जेक्टिव था। Viking 1 was launched on 20 August 1975 and arrived at Mars on 19 June 1976. Viking 1 मिशन जो था वो 20 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया, छोड़ा गया, और 19 जून 1976 को ये मार्स माने मंगल ग्रह पर पहुंचा। जबकि वाइकिंग 2 9 सितंबर 1975 को छोड़ा गया और ये 7 अगस्त 1976 को जाके मार्स पर पहुंचा। Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the 2 landers conducted 3 biology experiments to look for possible signs of life. Besides taking photograph लेने के बाद और दूसरे collecting other science data लेने के बाद मार्सियन मंगल ग्रह की सतह पर ये दोनों लैंडर्स ने बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट भी किया। बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि जीवन वहां पर संभव है कि नहीं, इसके भी उन्होंने प्रयोग वहां पर किए। एज ऑफ नाउ देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल नियर द लैंडिंग साइट्स। अभी तक वहां पर किसी भी जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने छोटे से छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनका भी अभी तक कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला है कि वहां पर जीवन संभव है, लेकिन अभी आशा है, वैज्ञानिक ये बता रहे हैं। नाउ रीड द स्टोरी, अब चलते हैं हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं जो मार्स ग्रह पर माने मंगल ग्रह से ही संबंधित है। टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। टिल्लू और उसके माता पिता, टिल्लू नाम याद रखिएगा, एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं और ग्रह के नीचे रहते हैं अंडरग्राउंड, और बड़ी ही आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहे। सब कुछ वहां पर आर्टिफिशियल है, नेचुरल कुछ भी नहीं है। टिल्लू हैज हर्ड एंड रेड अबाउट द सन एंड स्टार्स ही हैज नेवर सीन हिम। टिल्लू ने सितारों के बारे में सुना है, सूर्य के बारे में सुना है, लेकिन आज तक उसको देखा नहीं कि सितारे होते कैसे हैं, सूर्य होते कैसे हैं, सूर्य है कैसा। अब चूंकि वो आर्टिफिशियल कंडीशंस में रह रहा है तो ये सब उसने नहीं पता है। टिल्लू's father goes to work through a secret passage and टिल्लू wants to know all about it। टिल्लू के पिताजी जो हैं एक माने शांत रास्ते से, एक बड़े सीक्रेट रास्ते से आते जाते हैं, और टिल्लू की बड़ी तमन्ना है कि मैं भी पिताजी वाले मार्ग पर जाऊं जिस रास्ते से वो जॉब करने जाते हैं। टिल्लू हाउ ऑफन हैव यू
बीइंग टोल्ड नॉट टू गो दैट वे, बट व्हाई डज डैडी गो देयर? कोई टिल्लू को कह रहा है, उसकी मदर, कि टिल्लू तुम क्यों उस रास्ते पर हमेशा जाने के लिए बात करते हो, कितनी बार तुमसे कहा गया उसके बारे में बात मत करो। लेकिन टिल्लू कह रहा है लेकिन डैडी तो उधर से ही रोज जाते हैं, बिकॉज दैट्स जॉब टिल्लू, टिल्लू क्योंकि उनका काम है उधर। दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज, और रास्ता क्या था? अंडरग्राउंड पैसेज था। टिल्लू's father went every day for work that passage and every day he came back from that direction. हर समय टिल्लू के पिताजी उस में काम करने जाते थे उस पैसेज से, और फिर वापस भी आते थे। What lay at the end of that forbidden route? आखिर उस रास्ते के अंत, जो मैंने फॉरबिडन माने मना किया है, प्रतिबंधित रास्ता है, वहां पर क्या होगा? Not only टिल्लू but a great majority of the community would have liked to know. न केवल टिल्लू बल्कि वहां पर और भी बहुत सारे जो लोग वहां पर रह रहे थे, वे सब लोग जानना चाहते थे। टिल्लू's father was one of the select few permitted to go that way. टिल्लू के पिताजी कुछ लोगों में से जो सेलेक्ट किए गए थे, उनमें से एक थे जो उस रास्ते का उपयोग कर सकते थे। The above conversation invariably took place between टिल्लू and his mother whenever he insisted on following his father. ये above डायरेक्शन जहां से लेसन स्टार्ट हुआ, कह रहे ऐसी वार्तालाप हमेशा टिल्लू और उसकी मदर में होती रहती थी। क्यों? क्योंकि ये दोनों, टिल्लू हमेशा अपने फादर को फॉलो करने की कोशिश करता था कि आ रहा हूं, मैं भी अपने पिता के रास्ते पर जाऊंगा। टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट, लेकिन आज तो एकदम अलग हो गया। Tillu's father was enjoying his siesta at home and Tillu managed to get hold of his security card. Then, evading his watchful mother's eyes, Tillu made his way to the forbidden passage. आज जब टिल्लू के फादर लंच लेने के बाद आराम कर रहे थे, दोपहर की जो छोटी सी नींद होती है उसको सीस्टा कहते हैं, ले रहे थे, तभी टिल्लू ने किसी तरह से उनका सिक्योरिटी कार्ड चुपके से उठा लिया और मम्मी से अपनी नज़र को बचाते हुए उस फॉरबिडन रूट पर, जिसके जो उसके लिए मना किया गया था, उसके फादर जहां जाते आते थे वहां वो चल दिया। A metal door barred his entry, but Tillu, who had watched his father slip the magic card into a slot, hit it same, and the poor door opened noiselessly. अब एक मेटल डोर था वहां, मेटल माने कोई धातु का दरवाजा था, अब उस पर कैसे आगे जाए? तो उसने देखा था उसके पिताजी कैसे कार्ड को, मैजिक कार्ड को लगाते थे, उस सिक्योरिटी कार्ड को, उसने वैसे स्लॉट में लगाया, दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। ए वेल लिट पैसेज सीम टू बेकन हिम, और पूरा एकदम जगमगाता हुआ रास्ता दिखाई दिया। स्नैचिंग द कार्ड व्हिच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च along a gentle upward slope, for the passage led from the underground habitat to the surface of the planet. अब उस कार्ड को दूसरे स्लॉट से लेने के बाद टिल्लू उस रास्ते पर गया, वो अंडरग्राउंड सरफेस पर चला गया जहां उसके फादर जाते थे काम करने के लिए। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन if it was daytime, or the stars if it was night, about which he had heard and read so much. टिल्लू ने सोचा कि ये सन माने सूरज डे टाइम है कि स्टार्स नाइट टाइम है, जैसा कि उसने सुन रखा था। बट alas that wasn't to be, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। टिल्लू had underestimated the security management arrangements. अब टिल्लू को एक गलती की थी, उसने वहाँ की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स था उसको बड़े हल्के में ले लिया था, इतना हल्का नहीं था वो। Invisible mechanical devices had already detected and photographed the small intruder, sent his picture to the Central Bureau where it was thoroughly checked, and before he had advanced 10 paces, a strong hand fell heavily on his shoulder. Gently but firmly, he was escorted by the security staff back to home, an anxious and angry mother. अब वहाँ पर जो मैंने इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस थे, तमाम डिवाइसेस लगी थी, उन्होंने उसके फोटो को देखा और उसको पहचान लिया, अरे तो कोई नया घुसपैठिया आ गया है। और टिल्लू को पकड़ करके वहाँ जो उसका सेंट्रल ब्यूरो था, जो उसको पूरी निगरानी करता था वहाँ की एक एक चीज़ की, वहाँ से एक भारी सा हाथ कोई आया, टिल्लू को पकड़ के उसके घर सीधे पहुँचा दिया। और उसकी माँ बड़ी गुस्से में हो गई क्योंकि टिल्लू ने डिसोबे कर दिया था। टिल्लू को हमेशा रोका जाता था उस रास्ते से मत जाओ। While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter. जब उसकी माँ उसको लगा खूब डांट रही थी, तभी उसको कोई आता है, सांत्वना देता है। कौन है? उसका फादर। Let me explain to him, darling, said his father, who had just got up.
If he has properly briefed, he will not do such a thing again, he started to explain. उन्होंने कहा ठीक है डांटिए मत, आज समय आ गया है कि टिल्लू को मैं सही सही अच्छी चीज़ें बता दूं, क्योंकि अगर मैं इसको सच्ची हकीकत बता दूंगा, सच्चाई बता दूंगा, तो टिल्लू विल नेवर डू सच मिस्टेक इन लाइफ इन फ्यूचर में फिर ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा। इसको मैं ब्रीफ करता हूँ। ब्रीफ माने होता है सूचित करना, बताना। लिसन टिल्लू, अब वो समझाना शुरू किए। I work on a surface where an ordinary person can't survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death. अब उन्होंने कहा देखो टिल्लू, मैं एक ऐसे सरफेस पे जाके, ये सरफेस क्या है, ये मंगल ग्रह के ऊपर जाते थे सरफेस पर और रहते थे मंगल ग्रह के नीचे अंडरग्राउंड में। मैं वहाँ पर ऐसी मैंने जगह पे काम करता हूँ जहाँ कोई आम आदमी जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि वहाँ की हवा बहुत पतली है और टेम्परेचर इतना लो है कि आप जैसे वहाँ जाएंगे तुरंत जम के बर्फ हो जाएंगे और मर जाएंगे। ये उन्होंने बताया अपने उस वर्किंग प्लेस के बारे में जहाँ वो वर्क करते थे टिल्लू के फादर ने। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सरवाइव, लेकिन अब टिल्लू कह रहा है डैडी लेकिन आप जीवित कैसे रहते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं वहाँ। Because I go well equipped in a special suit with a reservoir of oxygen, I can keep warm and my boots are specially designed to make it easy for me to walk on the surface. कह रहे बेटा मैं वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जाता हूँ, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लेके जाता हूँ। आई कीप वार्म, मैं अपने आप को गर्म रखने के लिए एक स्पेशल सूट माने एक स्पेशल ड्रेस में पहनता हूँ। मेरे जूते स्पेशल बनाए गए हैं ताकि मैं वहाँ पर चल सकूँ, वॉक कर सकूँ। What's more, I have been trained to survive and work on the sun. इससे ज़्यादा भी मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है कि आप वहाँ कैसे काम करेंगे, कैसे आप वहाँ जीवित रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई गई है और सब स्पेशल ड्रेस, स्पेशल बूट, स्पेशल ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब तो मैं लेकर ही जाता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मुझे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है। There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. Indeed, they did so for millions of years, but times changed. The sun, which had provided with us sustenance, turned hostile. It changed only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of nature on this planet. कह रहे बेटा एक समय था कि हम लोग इसके सरफेस पर ही रहते थे, हमारे दादा बाबा, हमारे पूर्वज, लेकिन सूर्य के जरा सा बदलाव से सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। वो कह रहे हैं जरा सा सूर्य हॉस्टाइल हुआ सन और सब कुछ बदल गया। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, द एनिमल्स फॉलोड, पहले चिड़िया मर गई, वो समाप्त हो गई, फिर जानवर सब मर गए। द फिश कुडंट, माने मछलियां भी मर गई। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, बट वी वेयर फोर्स्ड टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। लेकिन हम मानव लोग, हम लोग बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि हम लोग थोड़ा इन सबसे सुपीरियर थे, अच्छी अच्छी हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वहां पर नहीं रह पाए, फिर अंडरग्राउंड में हम लोगों को भागना पड़ा। थैंक्स टू सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। और कह रहे धन्य हो इस सोलर एनर्जी का, जिसकी वजह से आज हम लोग ये सब करते हैं। सरफेस पर वही सोलर एनर्जी ही ठीक करने जाते थे, उसको पैनल वैनल जो लगता है उसको साफ सफाई ये सब करते थे, ताकि अंडरग्राउंड में जो लोग हैं उनको हीट और ये लाइट, ये सारी चीजें मिलती रहे, जिंदगी चलती रहे। बट द मशीन्स बिल्ड which make this possible must always be in good working condition. Some of them are on the surface. I belong to the team whose responsibility is to keep watch on them and to service them. कह रहे लेकिन कुछ हम लोग अंडरग्राउंड में हैं, तो सरफेस पे जो मशीनें लगी हैं जैसे सोलर से संबंधित जो भी हैं, ताकि वो चलती रहे, हम लोग नीचे सेफ और सिक्योर रहें, इसलिए मुझे वहाँ ऊपर सरफेस पे जाना पड़ता है ताकि मशीनें अच्छे कंडीशन में काम करती रहें। अब टिल्लू के समझ में आया होगा। डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप, कह रहा डैडी अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं आपकी टीम में ज्वाइन हो सकता हूँ? ऑफ कोर्स यू वांट टू, सेड हिज फादर। उसने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, आप तो ज्वाइन कर ही सकते हो, बट फॉर दैट यू मस्ट बी ए गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। हिज फादर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड, हिज मदर। लेकिन उसकी माँ ने अंतिम शब्द में कहा लेकिन हाँ तुम हो सकते हो, लेकिन तब तक तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हारे मम्मी पापा कहते हैं और तुम्हें गुड बॉय बन के रहना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गया, क्या आपने समझा? चलो देखते हैं, चेक करते हैं भाई, कुछ समझा या सब कुछ उड़ गया। हाउ डज टिल्लू मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज? फॉरबिडन पैसेज में जाने के लिए टिल्लू ने अपना कैसे मैंने रास्ता निकाला?
तरीका पाया। वन डे टिल्लू's डैडी was sleeping. The बॉय ने क्या किया भाई, बॉय picked up daddy's identity card, then he walked towards forbidden secret passage. अब एक दिन डैडी सो रहे थे तो उसने उसको मैंने ले लिया आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड या मैजिक कार्ड या जो भी था वहाँ का, तो और उसी को लगा के फॉरबिडन पैसेज में चला गया। द कार्ड हेल्प्ड हिम ओपन द डोर एंड एंटर द पैसेज। अब उससे उसने दरवाजा खोल लिया और अंदर चला गया। तो यही इसका आंसर हो गया। व्हाट डिड टिल्लू होप टू सी वंस ही इमर्ज्ड फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम। क्या टिल्लू होप करता था कि अगर वो एक बार वहां जाएगा तो क्या देखेगा। टिल्लू होप टू सी द सन द स्टार्स आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ हिज अंडरग्राउंड होम। वो सोच रहा था मैं अपने अंडरग्राउंड घर से जब बाहर निकलूंगा ना तो मैं सूर्य, चांद, सितारे ये सब मैं देखूंगा जिनको मैंने सुन रखा है, पढ़ रखा है, लेकिन आज तक देख नहीं रखा है। Why did Tillu's father advise him not to try to reach the surface of the planet? टिल्लू's father उसको क्या एडवाइस कर रहे थे? टिल्लू's father advised him not to try to reach the surface of the planet because he won't be able to breathe in the thin air or withstand the low temperature there. उन्होंने बताया था बेटा कि वहां के थिन एयर में तुम सांस नहीं ले पाओगे और वहां का लो टेम्परेचर में तुम जीवित नहीं रहोगे, इसलिए उसको मना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंजेस हैड ऑकर्ड व्हिच फोर्स्ड पीपल टू लिव इन द अंडरग्राउंड होम्स। कौन से ऐसे बदलाव आए कि जिससे लोग अंडरग्राउंड में रहना शुरू कर दिए भाई। द चेंजिंग हीट ऑफ द सन क्रिएटेड कंडीशंस दैट किल्ड ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड फिश. The air became thin and human beings could freeze to death. कह रहे हैं कि सूर्य जरा सा हॉस्टाइल हुआ था, जरा सा ज्यादा गर्म हुआ था कि सारे पशु पक्षी और मछलियां मर गई और लोगों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी इसलिए वो सब अंडरग्राउंड में जाके रहने लगे। अब देखते हैं द बिग टीवी स्क्रीन इन द कंट्रोल रूम वाज shows an alien spacecraft. The question whether there is life on the planets exercise everybody's mind. The president of the Central Committee is about to make an important statement. अब यहाँ देखते हैं कि वो लोग अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हैं कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो जा रहा है वहाँ से सॉइल लाने के, वहाँ लाइफ को तलाशने के लिए गया है। वहाँ जो उसका प्रेसिडेंट है वो इम्पॉर्टेंट घोषणा करते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या बात है भाई। Next day, when Tillu's father went to work, he found the control room full of excitement. People were crowded around the big TV screen. It showed a dot in an otherwise clear background. अब जब अगले दिन वो काम कर पर पहुंचे, उनके फादर देखे पूरा सेंट्रल रूम लोगों से भरा हुआ था, सब एक्साइटमेंट से भरे हुए थे, बड़े उत्सुक होकर के टीवी स्क्रीन पर चिपके हुए देख रहे थे कि समथिंग, कुछ डॉट जैसा दिख रहा है, कुछ आ रहा है इधर मार्स पर भाई। It isn't a star, for it's changing its position. Our computer has given trajectory for this thing. It's heading towards us. The supervisor of the last shift explained. Last shift का जो supervisor था, ये स्टार तो नहीं है क्योंकि ये अपनी स्थिति बदल रहा है और ये हमारी तरफ बढ़ रहा है। A spacecraft. Tillu's father asked. टिल्लू फादर ने कहा शायद एक स्पेसक्राफ्ट हो। By now he has joined by his teammates on the new shift. अब वो न्यू शिफ्ट में, नए शिफ्ट में जो काम करने वाले आए थे उनमें उनके फादर आके ज्वाइन कर लिए थे। So we think but it needs watching. हाँ हो सकता है लेकिन हमको इस पर नजर रखना है। स्पेसक्राफ्ट where from? स्पेसक्राफ्ट कहाँ से? The solar system wasn't known to have any life anywhere else except on their planet. अब सोलर सिस्टम में तो उनके प्लेनेट के अलावा और कहीं लाइफ है नहीं भाई। Tillu's father recalled the ancient days recorded in the archives at the Central Bureau when their ancestors had a well-developed space program and had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone. कह रहे कि अब फिर अपने पूर्वजों के बारे में याद करते हैं। कौन? टिल्लू के फादर। और कहते हैं हमारे पूर्वज मानव रहित या मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट से पता लगाया था लेकिन कहीं पर भी जीवन नहीं मिला था सिवाय हमारे प्लेनेट के। Now in the days of energy shortage and underground life, they had no space program. They could only watch importantly from their vantage point who were these strangers. लेकिन अब चूंकि शॉर्टेज ऑफ एनर्जी और अंडरग्राउंड लाइफ की वजह से अब उनका कोई स्पेस प्रोग्राम तो नहीं रह गया, वो सिर्फ उसको वॉच ही करते, निगाह माने नजर ही रखते हैं।
कि ये स्ट्रेंजर्स कौन है। द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वॉज सो क्वाइट दैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वॉज एम्प्टी। फार फ्रॉम इट वॉज फुल to capacity, but the members of the central committee were unusually quiet. They knew that the president was going to make a momentous announcement. Conference room सेंट्रल ब्यूरो का was so quiet, बहुत शांत था, that an outsider would have thought it was, कि एक आउटसाइडर आता तो समझते खाली है। इतना शांत था कि लग रहा था भरा हुआ था खचाखच, लेकिन इतना शांत था कि कोई अगर आउटसाइडर जाता तो कहता कि यहाँ कोई नहीं है। और तभी सेंट्रल कमेटी के जो वहाँ पर इट वाज फुल टू कैपेसिटी, माने जितनी इसकी कैपेसिटी उतना भरा हुआ था। द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमेटी, लेकिन सब मेंबर्स वहाँ जो थे एकदम शांत थे, ऐसे शांत थे कि इतना भरा हुआ भी लग रहा था खाली है। दे न्यू दैट, उनको पता था कि जो प्रेसिडेंट है वो कोई महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे हैं, अनाउंसमेंट करेंगे। कलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट दैट एज आई हैव इट while I speak, there may be a change in the situation। कह रहे हैं कि कलीग्स, मेरे साथी दोस्तों, मैं आपको कुछ बताने चल रहा हूँ, हो सकता है तब तक सिचुएशन बदल जाए। द प्रेसिडेंट पास टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यूड। कुछ पेपर लिए बोलने के लिए, तब उसके बाद टू स्पेसक्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, वन इन द फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट व्हाइल द अदर इज स्टिल फार अवे। अब एक स्पेसक्राफ्ट, हम दो स्पेसक्राफ्ट हमारे प्लेनेट की तरफ आ रहे हैं, एक तो घूम रहा है चारों तरफ हमारे प्लेनेट के, दूसरा आने ही वाला है, अभी दूर है थोड़ा सा। वी गेस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम आवर नेबरिंग प्लेनेट, हाउ शुड वी रिएक्ट। नंबर वन, योर विश प्लीज। उसने नंबर वन से पूछा, बताइए हम क्या करें, क्या हमें करना चाहिए इस ऐसी स्थिति में जबकि दो स्पेसक्राफ्ट हमारी तरफ आ रहे हैं। नंबर वन वाज इन चार्ज ऑफ डिफेंस। नंबर वन जो था वो डिफेंस के चार्ज, डिफेंस का इंचार्ज था, उसके पूरा उसी के हाथ में था डिफेंस का चार्ज। He was known for his courage and wisdom. Sir, if we wish, we can only totally destroy these spacecraft with our missiles। उसने कहा, सर हम जानते हैं वो सबसे बुद्धिमान था, अपने बुद्धि और साहस के लिए जाना जाता था। उसने कहा, सर अगर हम चाहें तो अपनी मिसाइल से 1 मिनट में इसको नष्ट कर सकते हैं, बट वी वोंट मेक अस एनी वाइजर। लेकिन इससे कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दिस क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर, बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर देम इनइफेक्टिव एनी टाइम वी चूज। हम जैसे उतरेंगे किसी भी समय हम उनको इनइफेक्टिव बना सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आवर रिपोर्ट से दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स, दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमारी मशीनें बता रही, हमारे जो टेक्नोलॉजी बता रही है कि इसमें कोई आदमी नहीं है, कोई जीवित प्राणी नहीं है, सिर्फ मशीन ही मशीन लगी है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स ही इंस्ट्रूमेंट्स है, नो मैन। नंबर टू, योर ओपिनियन प्लीज। द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमेटी। उस कमेटी का जो साइंटिस्ट था उससे पूछा, नंबर टू जिसका नाम था, नंबर टू के नाम से, आप बताइए अपने विचार भाई। आई रिकमेंड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट एंड वी विल स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस। उस साइंटिस्ट ने भी कहा, हाँ हमको इनको छेड़ना नहीं है, क्योंकि अभी इनका इरादा क्या है हमें आपको पता नहीं है, तो इसलिए हमें आपको छेड़ना नहीं, पैसिव होकर देखते रहिए। इट इज़ वाइज नॉट रिवील टू आवर एक्सिस्टेंस, क्योंकि ज़रूरत है कि हम अगर हम कुछ करते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ कोई रहता है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें अपने अस्तित्व, हमें एक्सिस्टेंस को अभी रिवील नहीं करना है। इफ वी डिस्ट्रॉय दिस स्पेसशिप्स और रेंडर देम इनइफेक्टिव वी माइट रिवील आवर एक्सिस्टेंस। अगर हम इनको नष्ट कर दिए या कुछ ऐसा करते हैं तो लोग जान जाएंगे जहाँ से आया होगा कि वहाँ कोई रहता जरूर है। द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर थ्री, ए सोशल साइंटिस्ट। ही रियरली एग्रीड विद नंबर टू, बट दिस वाज वन ऑफ द दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड। अब प्रेसिडेंट ने नंबर थ्री की तरफ देखा और सोशल साइंटिस्ट जो था उससे कहा, आप अपनी राय दीजिए। और ये नंबर थ्री वाला नंबर टू की बात जीवन में कभी नहीं मानता था। अगर वो कुछ कहता था तो ये कुछ उल्टे कहता था। वो ऊपर की बात करता था, नीचे करता, वो नीचे करता था, ये ऊपर की करते, वो पूर्व करता है, पश्चिम करते हैं। लेकिन आज पहली बार है कि ये नंबर टू से सहमत है। आई एग्री विद नंबर टू सर। In fact, I will go so far as to say that we should keep our surface activities to the minimum, thus creating the impression that there is no life on this planet। हाँ, उसने कहा सर हमको अपनी कुछ एक्टिविटी को थोड़ा सा मिनिमम कर देना चाहिए ताकि ये पता ना चल सके कि इस प्लेनेट पर भी लाइफ है। Fortunately, our surface conditions do
गिव दैट इम्प्रेशन। और सौभाग्य की बात है कि हमारे सरफेस कंडीशंस में ऐसे इम्प्रेशंस हैं। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग, ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसनड क्वाइटली फॉर ए मिनट। इससे पहले कि प्रेसिडेंट कुछ बोल पाता तब तक फोन बजता है, वो रिसीवर उठाता है और 1 मिनट के लिए साइलेंट हो जाता है, सुनता है चुपचाप। कलीग्स, ही अनाउंस द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट हैज लैंडेड। उसने कहा, दोस्तों सूचना आ गई है, पहला स्पेस क्राफ्ट उतर गया है हमारे प्लेनेट पर। अब आइए कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए कॉम्प्रिहेंशन में। वाई वॉज एवरी वन इन द कंट्रोल रूम ग्रेटली एक्साइटेड? क्यों भाई कंट्रोल रूम हर कोई एक्साइटेड था, बहुत उत्तेजित था, बहुत उत्सुक था, बहुत जानने के लिए? तो आप इसको लिख सकते हैं कि everyone in the control room was greatly excited because they had seen 2 spacecrafts coming towards their planet। क्योंकि उन्होंने देखा था 2 spacecrafts जो हैं वो उनके प्लेनेट की तरफ आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, was the spacecraft manned or unmanned? How do you know it? स्पेसक्राफ्ट मानव युक्त थे या मानव रहित थे, कैसे आप ये कह सकते हैं, बताइए। The spacecraft was unmanned. It contained only instruments. A mechanical hand tried to collect samples of soil. एक मैकेनिकल हैंड ने ट्राई किया उसमें सॉइल सैंपल लेने के लिए। What did number 1 and number 2 suggest should be done about the alien spacecraft? नंबर 1 और नंबर 2 ने क्या सजेस्ट किया कि एलियन स्पेसक्राफ्ट के साथ क्या करना चाहिए? The number 1 was in the charge of defense. He suggested that they should wait till the craft landed on the surface, then they could easily make it ineffective. Number 2 also suggested that they should wait and watch. It would be unwise to reveal their existence by attacking the spacecraft. पहले वाले ने भी वही कहा था कि भाई हमको वेट करना चाहिए, हम तो इसको कभी भी इनएफेक्टिव कर सकते हैं, बेकार कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरे वाले ने भी यही कहा कि भाई हमें आपको वेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वॉच एंड वेट एंड वॉच, ठीक है। और हमें अपने एक्सिस्टेंस को रिवील नहीं करना है। फिर उसके बाद है, इट वॉज ए रेड लेटर डे इन टिल्लूज लाइफ, द डे ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम फ्रॉम वेयर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन। आप कह रहे हैं कि ये टिल्लू की जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन था। क्यों? क्योंकि टिल्लू के फादर आज उसको वहां कंट्रोल रूम लेकर गए थे और जहां वह टीवी स्पेसक्राफ्ट को टीवी स्क्रीन पर देख सकता था। व्हाट ए फनी लुकिंग थिंग डैडी, व्हाट डज इट कंटेन? टिल्लू आस्क्ड। टिल्लू ने पूछा, क्या, अरे क्या मजेदार चीज है डैडी, यहाँ क्या क्या हो रहा है सब चीजें? His father shook his head, can't say for sure. We are only allowed to observe it from far, but we control all its parts and can exercise our power if it is up to any mischief. कह रहे अभी हम कुछ नहीं कह सकते, बस यही कहा गया कि इस पर नजर रखो और अगर इसने जरा सी बदमाशी की तो हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। He pointed to an impressive panel with several colored buttons on it. Tillu looked at them wistfully. अब उसने एक पैनल दिखाया जिसमें तरह तरह की बटनें लगी थी, कलरफुल, रंगीन, हरी, गुलाबी, नीली, पीली, तरह तरह की बटनें। टिल्लू उसको देख के तो ललचा गया भाई। Look, it's up to something, Daddy. Tillu suddenly noted some movement in the spacecraft. The others in the control room saw it. All eyes were now glued to the screen. सबके लोग उस टीवी स्क्रीन पे चिपक गए। टिल्लू ने कहा, सर ये कुछ हो रहा है, कुछ निकल रहा है, इसमें कुछ होने जा रहा है स्पेसक्राफ्ट में। A mechanical hand was emerging from the spacecraft. It was approaching the surface of the planet. It went and touched the soil. वहां से एक मैकेनिकल हैंड निकला, वो सरफेस को टच किया और उसने what was it up doing? कुछ तो करने वाला है। People crowded towards the screen for a closer look. The telescopic lens of the TV camera zoomed into tip of the mechanical. अब उसका जो कैमरा था उसको जूम किया गया, बड़ा सा दिखे कि क्या करने ये हैंड जो निकला है क्या करने जा रहा था। सबकी निगाहें उसी में चिपक गई थी एकदम ऐसे। Yeah. Tillu was staring at the control panel and its attractive buttons. An irresistible desire got hold of him to press the most prominent of all buttons, the red one. He moved. अब उसकी वो तो कलरफुल पैनल को देख के जिसमें रंग रंग की बटनें लगी थी उसका तो दिल उसी पर था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रेड बटन थी उसी को टिल्लू ने बिना चाहे ही इच्छा से दबा ही दिया अंत में, भैया देखें क्या होता है। He
There was a shrill whistle and Tillu found himself the center of attention. His father pulled him away roughly and restored the red button to neutral position, but the damage was done. अब सब लोग मैंने एकदम शोर होने लगा, अलार्म बजने लगा, सब लोग अरे क्या हुआ? दौड़ के टिल्लू के फादर ने टिल्लू को हटा करके उस बटन को फिर से नॉर्मल किया जिसको उसने ऑन कर दिया था, लेकिन तब तक तो हानि हो चुकी थी, डैमेज हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज टू वर्क, जो मैकेनिकल हैंड निकला था सॉइल और उसका सैंपल लेने के लिए, समाप्त, फिनिश। एट प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा साइंटिस्ट वाज ब्रीफिंग द वर्ल्ड। अब वहां पर यह हुआ था, यहाँ पर साइंटिस्ट जो नासा के जो सारे साइंटिस्ट थे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बताने के लिए कि क्या हुआ जो हमने स्पेस क्राफ्ट भेजा था। वो बता रहे हैं एवरीथिंग हैज बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद वाइकिंग मिशन, देयर वाज ए स्मॉल हिच, द मैकेनिकल हैंड व्हिच वाज to dig out the Martian soil for examination has developed a malfunction. We don't know the cause, but our technicians are confident they will sort it out. कह रहे हमारा एकदम मिशन सक्सेसफुल ही था, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। जैसे हमारा मैकेनिकल हैंड, एलियन हैंड निकला था सॉइल का सैंपल लेने के लिए, कि पता नहीं क्या गड़बड़ी हो गई और वो उसने काम करना बंद कर दिया। हालांकि हमारे टेक्नीशियंस यहाँ नीचे बैठ के टेक्नीशियंस बहुत कोशिश कर रहे हैं कि फिर से चालू हो जाए। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स देयर वाज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा, फिर उसके तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद फिर प्रेस रिलीज होती है नासा की तरफ से। द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियंस, सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड, सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन मार्स। अरे भाई ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, हमारा वो हैंड फिर से काम करने लगा है, जल्दी वो सारे सैंपल लेकर आएगा और हम लोग बताएंगे कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन है कि नहीं है। देखिए उधर वो लोग अपना काम कर रहे हैं, इधर ये नासा वाले साइंटिस्ट कर रहे हैं, उधर अपना टिल्लू के जो अंडरग्राउंड लोग हैं वो अपना कर रहे हैं, दोनों में वो तालमेल है। वहां उसने डिस्टर्ब किया, ये लोग अपना डिस्टर्बेंस मान ले रहे हैं। लाइफ ऑन मार्स, मार्स पर जीवन, ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम मार्स इज नियरेस्ट इन लोकेशन एंड फिजिकल कंडीशंस टू आवर अर्थ। कह रहे हैं कि हमारे जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट है उसमें मार्स हमारे सबसे नजदीक है और उस पर उसकी फिजिकल कंडीशंस भी अर्थ जैसी ही है। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द वाइकिंग मिशन वेयर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स, इसलिए साइंटिस्ट ने जो वाइकिंग मिशन भेजा था इस आशा के साथ भेजा था कि शायद वहां पर जीवन हो मंगल ग्रह पर, बट दे वेयर इन फॉर ए डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उनको निराशा ही मिली। द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, इस वाइकिंग मिशन से मार्स पर जीवन का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। यह लेसन समाप्त हो गया। आइए जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। What do you think the mechanical hand was trying to do? इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई ये, yes, the mechanical hand emerged from the spacecraft was trying to collect samples of soil from surface of Mars. The purpose was to study it there was life on it. इस पर जिंदगी है कि नहीं है, यही इसका पर्पस था। Tillu pressed the red button. Damage was done. What was the damage? Tillu pressed the red button. It is dad who made it neutral again, but the damage was done. The mechanical hand stopped working. It became inactive. भाई वही रेड बटन दबाया, मैकेनिकल हैंड ने काम करना बंद कर दिया, यही डैमेज था। Where had the spacecraft come from? कहाँ से आया था भाई स्पेसक्राफ्ट? The spacecraft had come from the planet Earth. It was sent by NASA. नासा के द्वारा भेजा गया स्पेसक्राफ्ट था जो मंगल ग्रह पर भेजा गया था पता लगाने के लिए कि वहां जीवन है कि नहीं है, संभव है कि नहीं है। 4. On which planet do Tillu and his parents live? कौन से प्लेनेट पर टिल्लू और उसके माता पिता रहते थे? Tillu and his parents live on a planet with thin air, freezing cold and no animals on surface. टिल्लू एक ऐसे, उसके पेरेंट्स ऐसे रहते थे जहां पर न तो कोई जीवन था न कुछ था उसके सरफेस पर, और वहां की हवा बड़ी पतली थी, वहां फ्रीजिंग कोल्ड थी और एनिमल्स भी नहीं थे ऑन सरफेस पर। उसके बाद है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से देख लेते हैं। If you had to live in a home like Tillu's, what parts of life would you find most difficult? What compensations might be there? अगर आप टिल्लू जैसे घर में रहते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, क्या कॉम्पेंसेशंस करने होंगे, तो इसको देख लेते हैं भाई। लिविंग अंडरग्राउंड इन आर्टिफिशियल कंडीशंस विदाउट द लाइट ऑफ द स्टार्स एंड द सन मस्ट बी वेरी ट्रबलसम एंड डल, वहाँ की बड़ी ही ट्रबलसम होगी, जीवन बड़ा नीरस होगा। Compensation of such a home is safety and security, controlled light and heat.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफ एनीथिंग माइट ड्राइव मैनकाइंड टू मेक देयर होम्स अंडरग्राउंड। व्हाट इफ एनीथिंग, कह रहे हैं कि अगर क्या होगा, माइट ड्राइव मैनकाइंड टू मेक देयर होम्स अंडरग्राउंड, मानव को अपना घर अंडरग्राउंड बनाने लगे, करने लगे या बनाने के लिए, तो क्या होगा, इसको देख लेते हैं। इफ द सन ग्रोस कोल्ड लाइफ ऑन अर्थ वुड बी इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर सन जो है ग्रोस कोल्ड माने थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो क्या होगा, लाइफ ऑन अर्थ, तो लाइफ माने हमारी पृथ्वी पर असंभव हो जाएगी, हम लोग समाप्त हो। द टेम्परेचर विल गो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, पीपुल विल बी एश्योर्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लाइट एंड हीट। तो लोगों को सप्लाई ऑक्सीजन और लाइट और हीट की सप्लाई नहीं हो पाएगी और जीवन यहाँ संभव हो जाएगा। Do you think there is life on other planets? Can you guess what kind of people there may be on them? In what ways are they likely to be different from us? क्या आप सोचते हैं कि दूसरे प्लेनेट पर कहीं लाइफ है? अगर है, कैन यू गेस व्हाट काइंड ऑफ पीपुल देयर, तो कैसे वहां पर लोग होंगे। इन व्हाट वेज आर दे लाइकली टू बी डिफरेंट, और कैसे हमसे डिफरेंट होंगे, इसको देख लीजिए। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू फाइंड आउट if there is any form of life on planets around the sun. So far they have sent spacecrafts to the moon, Mars, collected sample of soil and taken snapshots, but they have not found definite proof of life on them. The kind of people, if they exist at all on any other planet, would be quite different from us. They must have adjusted themselves to strange and unfriendly environment there. कह रहे हैं अगर होंगे भी तो हमारे आपकी तरह तो नहीं होंगे, कुछ न कुछ अलग होंगे। और अभी तक जहां भी किसी पर भी है, तो अभी किसी भी लाइफ को, प्लेनेट को, मैंने अर्थ प्लेनेट को छोड़ दिया जाए, किसी भी प्लेनेट पर अभी तक साइंटिस्ट ये नहीं कह पाए हैं कि यहाँ पर अभी लाइफ संभव है या लाइफ या जीवन है। तो यही इसका आंसर हो सकता है। और दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट दिस टेक्स्ट बुक का लास्ट लेसन एकदम थोड़ा फास्ट था लास्ट, लेकिन आई कंप्लीटेड एंड ट्राई टू लिसन। लिसनिंग पावर अपनी स्ट्रांग करिए, बार बार करिए, और मैंने वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आई एक्सप्लेन इट वेरी वेल। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, यही मेरी तमन्ना है। और आपको हम सब पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आई एम रेडी टू टीच यू एवरीथिंग। तो फिर मिलेंगे, टिल देन गुड बाय टू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।